हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ एसएससी सीजीएल 2023 मेंस के जीके पीवाईक्यू का सलूशन। और ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ज़्यादा डिटेल में होगा, यानी हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो। यहाँ पे मैं जो भी क्लासेस लेती हूँ उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करती हूँ, तो अगर आपको पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में चीज़ें पूछी गई हैं, तो आपको इसके अलावा और क्या क्या यहाँ से ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं इनके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 63 में। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ है, तो पार्ट 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे दिया है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ऐसा लिखा है आर्टिकल 64 में। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है पदेन सभापति होते हैं ये राज्यसभा के। और यहाँ से मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ आर्टिकल 89 के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया था सीपीओ 2024 के एग्ज़ाम में। और जब मैंने सीपीओ 2024 के पॉलिटी का सारा क्वेश्चन कराया था तो वहाँ पे ये पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। तो वहाँ पे राइट आंसर था आर्टिकल 89। उसी पे एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम ये क्वेश्चन गलत है और आंसर भी, तो इसी वजह से तब मुझे ध्यान में आया कि ये चीज़ मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं की थी जो कि मुझे करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 89 में दिया हुआ है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट हम किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। तो वहाँ के जो चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, वो आर्टिकल 89 में लिखा हुआ है। और इसी आर्टिकल 89 की क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे इंडिया के वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, यानी राज्यसभा के। तो ये सेम चीज़ अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं तो आर्टिकल 64 में लिखा है। अगर हम आर्टिकल 64 ऑप्शन में नहीं देखते तब आप आंसर मार्क करेंगे आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 में भी काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में दिया हुआ है, तो ये चीज़ वहाँ पर भी मेंशन है। आई होप आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो सही है, यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके टर्म की, यानी कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो 5 ईयर्स इनका कार्यकाल होता है, ऐसा लिखा है आर्टिकल 67 में। इसके अलावा आपको याद रखना है आर्टिकल 69 जिसमें कि इनके ओथ यानी कि शपथ के बारे में दिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये क्वेश्चन सीजीएल 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन जी और थर्ड वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी। तो 3 प्रेसिडेंट जो थे वाइस प्रेसिडेंट, उनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स के बारे में। तो प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 52 में। अब प्रेसिडेंट होंगे तो एग्जीक्यूटिव पावर जो होगा यूनियन का वो प्रेसिडेंट में होगा, ऐसा आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है। अब ये जो प्रेसिडेंट हैं इनका इलेक्शन कैसे होगा, इनके बारे में दिया है आर्टिकल 54 में। अब जब इलेक्शन के बारे में दिया है आर्टिकल 54 में, तो इलेक्शन होगा कैसे ये इसके आगे वाले आर्टिकल में दिया है, यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन अगर हम प्रेसिडेंट का देखें तो वो आर्टिकल 55 में है। अगर आप सीक्वेंस में याद रखेंगे स्टोरी के फॉर्मेट में तो आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे जब इनका मैनर ऑफ इलेक्शन दिया है कि इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन हो जाने के बाद इनका टर्म कितना होगा, वो लिखा है आर्टिकल 56 में। अब अगर मान लीजिए इनका टर्म खत्म हो गया तो फिर से ये री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ऐसा इसके अगले वाले आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है। उसके बाद इनके क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 58 में। कंडीशन ऑफ ऑफिस जो है ये दिया हुआ है आर्टिकल 59 में, यानी कि ये जो प्रेसिडेंट होते हैं ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ये सारा जो कंडीशन है वो आर्टिकल 59 में दिया हुआ है।
आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग के बारे में दिया हुआ है। तो ये सारे आर्टिकल्स रिलेटेड हैं प्रेसिडेंट से। इसके बाद आता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षमादान की शक्तियां जो होती हैं राष्ट्रपति की वो किस आर्टिकल में आती हैं, तो वो आता है आर्टिकल 72 में। और 5 तरीके का पार्डनिंग पावर होता है प्रेसिडेंट के पास। कौन कौन सा? पहला है यहाँ पे पार्डन यानी कि पूरा क्षमादान दे देना किसी भी अपराधी को। उसके बाद है कॉम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट एंड रिप्रीव। सबसे पहला वाला यहाँ पे जो पावर है प्रेसिडेंट का वो है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है क्षमादान देना, यानी कि कोई भी अपराधी है उसको कंप्लीट क्षमा कर देना, वो आता है पार्डन में। कम्यूटेशन की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पनिशमेंट है जो कि बहुत हार्ड है तो उसको कोई हल्का सा या लाइट पनिशमेंट में कन्वर्ट कर देना। जैसे किसी को मिला है डेथ सेंटेंस का तो उसको कन्वर्ट कर देना लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में। थर्ड यहाँ पे है रिमिशन। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी पनिशमेंट मिली है ना उसका नेचर ना बदलते हुए केवल टाइम को यहाँ पे चेंज कर दिया जाता है। जैसे किसी को 2 साल की सज़ा हुई है तो उसको 1 साल की सज़ा में कन्वर्ट करना, ये रिमिशन में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है रेस्पाइट। इसका मतलब क्या होता है कि किसी को अगर कोई पनिशमेंट मिली है और वो फिजिकली डिसेबल हैं या फिर कोई प्रेग्नेंट हैं तो उनको जो है थोड़ा सा कम वहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता है, ये रेस्पाइट में आता है। फिफ्थ यहाँ पे है रिप्रीव। इसमें क्या किया जाता है कि किसी की भी पनिशमेंट को टेम्परेरी रूप से सस्पेंड कर दिया जाता है जिससे कि उसके पास टाइम मिल जाए और वो पार्डन या फिर कम्यूटेशन या फिर कोई भी जो पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास वो उनसे मांग सके। यहाँ पे बेसिकली आपको याद रखना है कि आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ है और इसका जो मतलब है ना पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्रीव का, इसको भी आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा। इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्तियां होती हैं। तो ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 123 यानी 123 में यह आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये क्वेश्चन CHSL 2019 में पूछा गया था। लेकिन यहाँ से आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है जो इम्पॉर्टेंट है और मेंस के पर्सपेक्टिव से अच्छा क्वेश्चन भी है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ये पहले मिनिस्टर थे फूड एंड एग्रीकल्चर के। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पे आपको मैचिंग कराना है। यहाँ पे दिया हुआ है नाम या फिर विशेषता या फिर कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पे रिवर का नाम दिया है, यानी कि ये जो रिवर है उसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिया हुआ है और आपको मैच कराना है। सबसे पहला यहाँ पे है एरिया ऑफ बैडलैंड टोपोग्राफी, दूसरा यहाँ पे है वृद्धगंगा, तीसरा है सांगपो और चौथा है सौरो ऑफ बिहार। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, इसको आप कहीं से भी मैच करा सकते हैं। सौरो ऑफ बिहार हो जाएगा कोसी, सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर को, एरिया ऑफ बैडलैंड टोपोग्राफी होता है चंबल का, एंड वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा कहते हैं गोदावरी रिवर को। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। यहाँ से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि गोदावरी रिवर जो है इसका ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ब्रह्मगिरी हिल है त्र्यंबकेश्वर के पास, नासिक डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र का, वहाँ से ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ऑप्शन में त्र्यंबकेश्वर देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अदरवाइज आप पूरा याद रखिएगा कि कहाँ पे इसका ओरिजिन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी की, यानी कि सहायक नदियों की। अब इसमें भी 2 तरह की जो ट्रिब्यूटरी आती हैं वो होती हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपको याद रखना है प्राणहिता, पूर्णा, सबरी, वर्धा, वैनगंगा, पैनगंगा एंड इंद्रावती। इसमें से ये जो वर्धा ट्रिब्यूटरी है ना, ये अभी प्री के एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की तो वो हो जाएगा प्रवरा, मूला, मंजरा एंड मानेर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ज़्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि इससे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है ब्रह्मपुत्रा रिवर के रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, और ये जो क्वेश्चन है ये 2020 के CGL एग्जाम में पूछा भी गया था।
चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक के पास, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो पूरा आप लोकेशन याद रखेंगे। एग्जाम में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर भी आ सकता है या फिर कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक, तो दोनों आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और चाइना में इसको यारलुंग ज़ैंगपो या फिर यारलुंग सैंगपो चाइना में भी इसको बोला जाता है। जमुना बोला जाता है इसको बांग्लादेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इसका ब्रह्मपुत्रा नाम जो पड़ता है ना, वो पड़ता है असम में। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो रिवर है इंडिया में कहाँ पे एंटर करती है, तो सादिया टाउन है अरुणाचल प्रदेश में, उसी के वेस्ट में ये एंटर करती है। यहाँ पे मैंने जो इमेज लगाया है ना, इससे आपको इसकी ट्रिब्यूटरी याद रह जाएंगी। इसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी सुबनसिरी, मानस, संकोस, तीस्ता, कोपिली, धनसिरी, लोहित, दिबांग एंड सियांग। इतने जो हैं इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको भी याद रखना है आपको, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन सीजीएल 2024 प्री के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोसी रिवर के बारे में, जिसको कि सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। इसका ओरिजिन होता है नेपाल एंड तिब्बत के हिमालय से। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, तिब्बत मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि तिब्बत एंड जो नेपाल का हिमालय है ना, वहाँ से 3 स्ट्रीम निकलती हैं और ये तीनों स्ट्रीम जब मिलती है ना, तब बनता है कोसी रिवर। वैसे आपको इसका ओरिजिन याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है कि इंडिया में कहाँ से ये एंटर करती है। तो बिहार में भीमनगर जो है, वहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है और इसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। इसके अलावा रिवर से क्वेश्चन बनता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर से, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन इस बार सीजीएल 2024 प्री के एग्जाम में पूछे गए थे वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर से। अब यहाँ पे जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, इसका क्या मतलब होता है कि वो सारी रिवर जो जा करके अरेबियन सी में ड्रेन होती है ना, उनको हम कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर का जो इम्पॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल है वो है लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडोवी, भरतपुजा, पेरियार एंड पंबा। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माही, नर्मदा एंड तापी। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर के प्राइम एग्जाम्पल्स हैं और बार बार इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर की। तो ये जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो सारी रिवर जो कि जा करके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं, उनको कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर। और इसका भी प्राइम एग्जाम्पल है महानदी, गोदावरी, कृष्णा। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कावेरी रिवर, वैगई रिवर, ब्राह्मणी और वैतरणी रिवर। ये सभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था MTS 2023 में कि कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है महाबलेश्वर से। और ये कहाँ कहाँ पे फ्लो होती है, इस तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा गया था एक बार। तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से फ्लो होती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि सीजीएल 2018 और 19 में भी पूछा गया था मूसी और भीमा वाला। तो इसको याद रखना है आपको कि भीमा, मूसी, कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा एंड तुंगभद्रा, ये सभी ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्मदा रिवर की। नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है अमरकंटक से, मध्य प्रदेश में। और इसको लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात कहा जाता है। और ये विंध्या एंड सतपुरा रेंज के बीच से होकर के जाती है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ये है नर्मदा रिवर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो टोटल अर्निंग होता है टैक्स कटने से पहले, उसको क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, उसको कहा जाता है ग्रॉस इनकम। जब कभी भी इनकम में से टैक्स कट जाता है ना, तो उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसको कहा जाता है डिस्पोजेबल इनकम। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा केमिकल कंपाउंड है और स्पाइसेस यानी कि मसालों के इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं और किस में ये पाया जाता है, उसी से मैच कराना है। ये वाला क्वेश्चन इन्होंने टफ पूछा था। यहाँ पे लिखा है पिपराइन,
तो इसको आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि ये ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च से रिलेटेड है। तो अगर आप इसका गेस कर पाते ना तो 50-50 के चांसेस होते सही होने के। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यहाँ पे जो सर्किमिनोइड्स है ना, ये टर्मरिक यानी हल्दी में पाया जाता है। सिनियोल जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मिलता है कार्डमम यानी कि इलायची में। यूजेनॉल जो होता है ये क्लोव्स में मिलता है यानी कि लौंग में। और पिपराइन जो होता है ये ब्लैक पेपर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स डिड ध्रुव सेन सेकेंड अटेंड हर्षाज असेंबली एट प्रयाग इलाहाबाद। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुव सेन सेकेंड ने हर्षवर्धन की जो प्रयाग असेंबली थी उसको अटेंड किया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, ह्वेनसोंग ने। हर्षवर्धन जी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकी डायनेस्टी का नाम क्या था। तो इनकी डायनेस्टी का नाम था पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर इसी को वर्धन डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना पुष्यभूति ने ही की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हर्षवर्धन किस धर्म को फॉलो करते थे तो महायान बुद्धिज्म को। एक पॉइंट आपको जो याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन को भी किसने हराया था, तो पुलकेशिन सेकंड ने इनको नर्मदा रिवर के किनारे हराया था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और किस रिवर के किनारे हराया था ये भी पूछा हुआ है, तो नर्मदा रिवर आप याद रखेंगे। और हर्षवर्धन ने अपनी जो राजधानी है वो थानेसर से कन्नौज शिफ्ट की थी। और इन्होंने लिखा था रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंद। इसको मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ, बहुत बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है तो उसको लिखा था बाणभट्ट ने। और ये कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि असम का प्राचीन नाम यानी एंशिएंट नेम ऑफ असम क्या था, तो वो था कामरूप। और उस टाइम में जो कामरूप है यानी कि आज का जो असम है उसकी कैपिटल यानी कि राजधानी हुआ करती थी प्रागज्योतिषपुर, जिसको कि आज हम गुवाहाटी कहते हैं। ये जो पुलकेशिन सेकंड हैं, इन्होंने जब हर्षवर्धन को नर्मदा रिवर के किनारे हराया था तो इनके कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति। उन्होंने ये बात लिखी है ऐहोल इंस्क्रिप्शन में। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि ऐहोल इंस्क्रिप्शन किसने कंपोज किया, तो रवि कीर्ति ने कंपोज किया था। और ये पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट पोएट थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐहोल इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है तो वो कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 4th अमेंडमेंट बिल 2022 was passed in Rajya Sabha in December 2022. It seeks to amend the Constitution Scheduled Tribes Order 1950 with respect to its application to the state of। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते रहे हैं। CHSL में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना तो वहाँ पे दिया था 2nd अमेंडमेंट और यहाँ पे स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब दोनों दिया गया था। और वो भी 2022 का ही बिल था, तो वो पास किया गया था उत्तर प्रदेश के लिए। और इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है याद रखना जब हर स्टेट के लिए अलग अलग हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल ट्राइब ऑर्डर जो आया था 4th अमेंडमेंट बिल 2022 में, वो राज्यसभा में पास किया गया तो किस स्टेट के रिगार्डिंग। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, कर्नाटका के लिए। अगला क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर्स विद दियर कंसर्न्ड आर्टिकल्स। यहाँ पे आपसे सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है आर्टिकल्स, जिसको कि आपको मैच कराना है। पहला वाला यहाँ पे लिखा है, सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन देखने से टफ लगता है बट वो होता ईजी है। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो भी चुनाव होंगे उनका सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल किसके पास होगा, इलेक्शन कमीशन के पास। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो दिया गया है आर्टिकल 324 में। और फर्स्ट का बी केवल और केवल एक ऑप्शन में है, यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर्स। तो यहाँ पे दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रोविज़न बना सकती हैं लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के लिए। तो ये है आर्टिकल 327 में। बार ऑफ इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, यानी कि जो भी निर्वाचन की प्रक्रिया होगी उसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगा, ऐसा लिखा है आर्टिकल 329 में।
यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात आ गई है, तो इलेक्शन कमीशन से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी होंगी। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना कब था, तो ये बना था 25 जनवरी 1950 को। इसी वजह से 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इसमें पहले एक ही मेंबर हुआ करते थे, ये सिंगल मेंबर्ड बॉडी था, लेकिन इसको मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना दिया गया 1989 में। इसी से रिलेटेड आपको ये भी याद रखना है कि वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया था 18 ईयर्स तक, यानी पहले वोट देने का अधिकार उनके पास होता था जो 21 ईयर्स या फिर उससे ऊपर के होते थे। लेकिन जब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 पास हुआ, तब से जो 18 साल के हैं या उससे ऊपर के हैं वो सभी वोट देने के एलिजिबल हो गए। और जब ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी। इसके अलावा आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं कि इंडिया में पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था लोकसभा का, तो वो हुआ था अक्टूबर 1951 से फेब 1952 के बीच में। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के, तो वो थे सुकुमार सेन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द पोजीशंस इन लिस्ट 1 विद द स्टेट इन लिस्ट 2 रिलेटेड टू द 36 नेशनल गेम्स 2022 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड्स बिलो। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लिस्ट 1 में पोजीशन दी गई है, लिस्ट 2 में स्टेट दिया गया है, और जो 36 नंबर का नेशनल गेम हुआ था ना 2022 में, उसी के रिगार्डिंग आपको चीज़ें यहाँ पे मैच करानी हैं। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पोजीशन इन मेडल टैली, यानी कि फर्स्ट कौन आया था। तो अगर आपको ये पता है कि 36 नेशनल गेम 2022 का विनर कौन था, वो था सर्विसेज सेक्टर, तो फर्स्ट पोजीशन उन्हीं का होगा ना। तो इसका मतलब कि फर्स्ट वाले का 4 है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पे ए का 4 इन्होंने आंसर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक भी पता होगा तब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 36 नंबर का जो नेशनल गेम था वो कहाँ पर होस्ट किया गया था, तो वो गुजरात में होस्ट किया गया था, और इसका मैस्कॉट बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे रहा था। इससे बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइम पर बने थे कि 36 नेशनल गेम का मैस्कॉट क्या था, तो वो था सवज। ये जो नेशनल गेम है ना, ये बाई एनुअल इवेंट होते हैं। बाई एनुअल इवेंट का मतलब जो 2 सालों में एक बार कंडक्ट किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल गेम को ऑर्गेनाइज कौन कराता है इंडिया में, तो इसको ऑर्गेनाइज कराता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और ये क्वेश्चन सीजिल प्री में पूछा गया था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1927 में। नेशनल गेम का जो भी विनर होता है ना, उसको मिलता है राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 37th नेशनल गेम की। तो ये जो 37th नेशनल गेम था ना, ये गोवा ने होस्ट किया, और इस टाइम पे गटका जो होता है, पंजाब का मार्शल आर्ट है, उसको भी इसमें फीचर किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 37th नेशनल गेम का मैस्कॉट क्या था, तो मैस्कॉट रखा गया था मोगा, जो कि एक बाइसन है। विनर की बात करें तो वो था महाराष्ट्र। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाए कि 37th नेशनल गेम में राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसको मिला था, तो आप आंसर मार्क करेंगे महाराष्ट्र को, क्योंकि महाराष्ट्र विनर था। अगर बात करें 38th नेशनल गेम की, जो कि अभी होगा 2025 में, और कहाँ पर होगा ये, तो ये होस्ट किया जाएगा उत्तराखंड में। इसका मैस्कॉट रखा गया है मौली, जो कि एक मोनल है, और मोनल क्या है, ये स्टेट बर्ड है उत्तराखंड की और हिमाचल प्रदेश की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम रीजन्स इन द वर्ल्ड नोन फॉर दियर थ्राइविंग सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दुनिया में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सिट्रस फ्रूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जो रीजन है ना, वहाँ पे सिट्रस फ्रूट बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन करंट साइंटिफिक नॉलेज इट इज़ करंटली पोस्टुलेटेड दैट द अर्थ हैज़ एन एस्टिमेटेड एज ऑफ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो भी साइंटिफिक नॉलेज अभी है, उसके आधार पे अर्थ की जो एज एस्टिमेट की गई है, यानी कि अनुमान लगाई गई है, वो कितनी है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, 4.5 बिलियन ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ फॉलिंग कोकोनट्स, स्पीडिंग कार्स, रोलिंग स्टोन्स एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है
कि कौन सी एनर्जी होगी फॉलिंग कोकोनट में, या फिर कोई कार बहुत तेज़ी से जा रही है, या फिर कोई स्टोन ऐसे रोल कर रहा है, या फिर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है। तो इससे कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी चीज़ है जिसमें कि मोशन है उसमें होता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेसिस जो वर्ड है ना इसका मतलब ही होता है मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी का नाम इसी वर्ड से निकल करके आया है। तो जिस किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन होगा वहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और अगर उसमें मोशन नहीं है तब होता है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि पोजीशन की वजह से आती है। अगर आपसे इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो वो होता है KE यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये ऑप्शन में ना दिखे तब आप आंसर मार्क करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन mv। ये फॉर्मूला भी इसका होता है, लेकिन ये मोमेंटम के टर्म्स में है, क्योंकि मोमेंटम जो होता है संवेग वो होता है m इंटू वी, और यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालेंगे ना तो वो आएगा p अपॉन m, और उसको जब आप v की जगह पे रखेंगे तब आपको ये मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी जो होता है इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ K डेल्टा x²। यहाँ पे जो K है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, और डेल्टा x जो है ये चेंज इन पोजीशन है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग फेज 1 ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारतमाला प्रोजेक्ट का जो फेज 1 था उसके संदर्भ में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको आपको मैच कराना है। यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, यहाँ पे है बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड, यहाँ पे है एक्सप्रेसवे, और यहाँ पे है इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रोड्स। यानी कि यहाँ पे जो भी कॉरिडोर या रोड वगैरह हैं वो दिए गए हैं और उनका लेंथ किलोमीटर्स में यहाँ पे दिया गया है, और इसी को आपको मैच कराना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इन्होंने जो चीज़ें भी लेंथ लिखी हैं जिसके सामने वो बिल्कुल इन्होंने मैच करा के ही दिया है। तो ए वाले का यहाँ पे फर्स्ट है, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सितंबर 2022 द गवर्नमेंट ऑफ डैश डिसाइडेड टू लॉन्च ए कैंपेन एम्ड एट वुमेन्स सेफ्टी टाइटल्ड हमार बेटी हमार मान आवर डॉटर आवर ऑनर। Its focus will be creating awareness on safety measures among school and college-going girls and prioritizing registration and investigation of women's related crime। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सितंबर 2022 में किस स्टेट की गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया था आवर डॉटर आवर ऑनर के नाम से, और इसका एम ये था कि जो भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट किया जाए उनके सेफ्टी मेजर्स को लेकर के, और वुमेन से रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं उसको रजिस्टर करवाया जाए, इन्वेस्टिगेशन हो। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, छत्तीसगढ़ में इसको लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे जो भारतमाला प्रोजेक्ट था ना, इससे भी मुझे एक चीज़ बताना था। ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और अगर आपसे पूछा जाए कि किस मंत्रालय के द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इनके द्वारा ये वाला लॉन्च किया गया था। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द गैप इन लिटरेसी रेट्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हाईएस्ट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जो मेल एंड फीमेल हैं उनकी लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर के बीच का अंतर सबसे ज़्यादा था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, राजस्थान के। अब यहाँ पे सेंसस जो है जनगणना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी वजह से इसका मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया है मेरे चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। वहाँ पे 89 या फिर 90 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, जिसमें कि 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। अगला क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया विद 5 ईयर प्लान्स दे इनिशिएटेड। अब ये जो 5 ईयर प्लान है इसका भी मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया है, अगर आप चाहें तो आप वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप केवल पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं।
ये जो 5 ईयर प्लान है ना, ये 1951 से पहला 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लानिंग कमीशन कब बना था, तो वो 1950 में ही बना था। यहाँ पे आपको दिया है सेकेंड 5 ईयर प्लान, यहाँ पे 10th है और यहाँ पे 11th है। तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है ना, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट वाले का आप इससे अगर मैच कराएंगे तो राइट आंसर तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट का केवल एक ही ऑप्शन में है। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। 11th 5 ईयर प्लान के टाइम पे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे 10th 5 ईयर प्लान के टाइम पर। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 तक था और ये बेस्ड था हैरत दोमर मॉडल पर। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। सेकेंड 5 ईयर प्लान पीसी महलनोबिस मॉडल पर बेस्ड था और सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पर ही 3 स्टील प्लांट्स लगाए गए थे इंडिया में। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। मेंस के पहले आप उस वाली क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कमेटी हैड सजेस्टेड ए पेनाल्टी और पनिशमेंट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पे आपसे लिखा है कि कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंड किया था या फिर सजेस्ट किया था कि कोई भी अगर फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म ना करे तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए या फिर कोई पेनाल्टी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, स्वर्ण सिंह कमेटी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनके रिगार्डिंग आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा और उस टाइम पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। लेकिन प्रेजेंट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 11th वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। CHSL 2024 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने उस टाइम पे कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करने को रिकमेंड किया था। तो इन्होंने रिकमेंड किया था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने के लिए, लेकिन जोड़ा गया था 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं आर्टिकल 51A में, और अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है ये, तो ये हो जाएगा पार्ट 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमंग दी चॉइसेस लिस्टेड विच वन इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कैंसर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कैंसर का टाइप नहीं है या फिर कैंसर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये जो ग्लूकोमा है ये किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं है, ये आई डिजीज़ है। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा ये 2 डिजीजेज हैं जो कि आंखों से रिलेटेड हैं और इसमें ना आंख की रोशनी भी चली जाती है, बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं ये। लेकिन इनमें डिफरेंस होता है, ये जो ग्लूकोमा होता है ये जब हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है ना, उस टाइम पे होता है। और ये जो ट्रैकोमा है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसमें कंप्लीट जो आंखों की रोशनी है वो जा सकती है। इसको भी याद रखिएगा कि ग्लूकोमा जो है प्रेशर बिल्ड होने की वजह से होता है और ट्रैकोमा जो है ये एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2022 द डैश असेंबली सेट्स असाइड 1 डे फॉर वुमेन MLAs टू स्पीक अबाउट वुमेन इश्यूज सच एज सेफ्टी, हेल्थ, हाइजीन एंड एजुकेशन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सितंबर 2022 में कहा कि असेंबली ने एक दिन अलग रखा था वुमेन MLAs को बोलने के लिए, और वो किस पे बोल सकती थी, जो वुमेन्स की सेफ्टी इशू है, हेल्थ, हाइजीन एंड एजुकेशन को लेकर जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में वो बोल सकते थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग दी फॉलोइंग हैज़ रिटन दी बादशाहनामा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बादशाहनामा किसने लिखा था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, अब्दुल हामिद लाहौरी ने। इसके अलावा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अकबरनामा और आईने अकबरी लिखा था अबुल फजल ने, और अबुल फजल ने बाइबल को पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया था। अगर हम बात करें गुलबदन बेगम की, तो इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। अगर आपसे पूछा जाए कि हुमायूं नामा इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा था, तो उसको लिखा था इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में। जियाउद्दीन बरनी से आप याद रखेंगे, इन्होंने लिखा था तारीखे फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन SI यूनिट्स फॉर एन आइडियल गैस एट ए टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस।
यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे किसी आइडियल गैस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 6.17 इंटू 10⁻⁻21 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन का एक पॉसिबल क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 लिमिटेड एक्सेस टू इसेंशियल सर्विसेज फॉर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत बेसिक ज़रूरत होती है हमारी, लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है ना तो मार्जिनलाइज्ड जो पॉपुलेशन है उसके पास उसका एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं या फिर प्राइवेट जो चीज़ें होती हैं ना उनका मोटो होता है कि प्रॉफिट निकालना है। तो इस वजह से जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं वो ज़्यादा सफ़र करेंगे प्राइवेटाइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी एलिमेंट्स इन ग्रुप 0 कॉमनली नोन एज। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 0 ग्रुप में एलिमेंट होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 इनको कहा जाता है इनर्ट गैसेस, क्योंकि ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे कह रहे हैं कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। यहाँ पे दिया गया है एसिड और यहाँ पे दिया गया है फूड सोर्स, यानी कि वो चीज़ कहाँ पे पाया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखने में टफ लग सकता है, लेकिन अगर आपको पता है कि कार्बोनिक एसिड जो है ये सोडा वाटर में होता है तो आप इसका आंसर मार्क कर पाएंगे। ए का यहाँ पे हो जाएगा 3rd, जो कि एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि लॉरिक एसिड होता है कोकोनट मिल्क में, ब्यूटायरिक एसिड होता है मस्टर्ड ऑयल में और यूरिसिक एसिड होता है बटर में। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया एंड द इवेंट्स विथ विच दे आर एसोसिएटेड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गवर्नर जनरल और उनके टाइम पे जो इवेंट हुए थे, जो घटनाएं हुई थी, उसका यहाँ पे पेयर आपको दिया गया है और आपको इसमें से इनकरेक्ट वाला पहचानना है। यहाँ पे दिया हुआ है डलहौजी, रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑकलैंड, फर्स्ट अफगान वॉर, लॉर्ड कैनिंग, वुड्स डिस्पैच 1854। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे इंडिया का वायसराय था कैनिंग, तो इस वजह से इसको ना इंटरचेंज कर दिया गया है। वुड्स डिस्पैच आपको याद रखना है कि 1854 में आया था और इसको कहा जाता था मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। उस टाइम पे गवर्नर जनरल डलहौजी था। वुड्स डिस्पैच में बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी गई थी। इसमें ये कहा गया था कि जो भी प्राइमरी स्कूल हैं वो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में होंगी, यानी कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होंगी, लेकिन सेकेंडरी स्कूल्स जो होंगे वहाँ पे इंग्लिश और जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उन दोनों में चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और कॉलेज में इंग्लिश यूज़ किया जाएगा, यानी कि इंग्लिश को यूज़ करने पे बहुत ज़्यादा इसमें जोर दिया गया था। इसके अलावा डलहौजी से आपको ये भी याद रखना है कि डलहौजी के टाइम पे 1853 में पहला रेलवे लाइन स्टार्ट किया गया था मुंबई से थाने के बीच में, और अगर आपसे पूछा जाए कितने किलोमीटर्स का था वो रेलवे लाइन, तो वो था 34 किलोमीटर्स का। इसके अलावा आपको यहाँ से ये भी याद आना चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति सबसे पहले डलहौजी लेकर के आया था और इसके अंडर में सबसे पहले सतारा को हड़प लिया गया था। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का पार्टीशन 1905 में कर्जन ने किया था, तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि सबसे पहले पोस्ट हुआ करता था गवर्नर ऑफ बंगाल का, तब फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला जब लेकर के आया जाता है तो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, जिसमें कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद चार्टर एक्ट आता है 1833 वाला, जिसके अंडर में ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट है ना, इसको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है विलियम बेंटिक को। अब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, ये पोस्ट भी चेंज की जाती है बाद में जब 1857 का रिवोल्ट होता है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858,
और इसी के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट को वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। ये जो वायसराय की पोस्ट आती है ना, तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बनाया जाता है कैनिंग को। ये वाला फ्लो चार्ट आप याद रखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पोस्ट को कब चेंज किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग डिजीजेज विच वन इज नॉट इनहेरिटेड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा डिजीज यहाँ पे है जो आनुवांशिक नहीं है। तो इसको आप ना, अगर आपको ये सारी चीज़ें ना भी पता हो तब भी कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मलेरिया। ये जो मलेरिया होता है ना, ये आनुवांशिक बीमारी नहीं होती, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होता। यहाँ से आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि कभी भी आपको सिंड्रोम वर्ड दिख जाए ना, तो वो इनहेरिटेड डिजीज होता है, यानी कि आनुवांशिक बीमारी होती है। अब यहाँ पे जो डाउन सिंड्रोम लिखा हुआ है ना, इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स केवल 21 होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम का यहाँ पे डिसऑर्डर हो जाता है। अगर बात करें हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की, तो इसमें क्या होता है कि लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो खराब होने लगता है, और ये भी इनहेरिटेड डिजीज़ है। इसके अलावा ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो इसमें मसल्स वगैरह जो होती हैं बहुत वीक पड़ जाती हैं, और ये ज़्यादातर लड़कों में देखने को मिलता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और ये भी इनहेरिटेड डिजीज़ होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इनहेरिटेड डिजीज़ होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड हंटिंगटन डिजीज़। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं इनहेरिटेड डिजीज़ की। यहाँ पे आपकी क्लास एंड होती है। हमने 25 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया, जो कि एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया था, यानी कि टियर 2 के एग्ज़ाम में। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने क्लास को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।